जय हिंद दोस्तों, दिस इज मिथुन शुक्ला। वेलकम टू सिग्मा एक्यूमेन। तो आज हम पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को पहली बात तो डाउट था कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ाने लगा। तो देखो, पढ़ाने लगा मैथ्स पढ़ाना एक्चुअली में बोरिंग है। आई एग्री, क्योंकि मैथ्स लगाना इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैथ्स क्वेश्चन लगाना दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग हो जाती है। बट मैथ्स जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप उसे जान रहे हो, तो वो फीलिंग नहीं आती है, ऐसे कि बहुत मजा नहीं आता मैथ्स पढ़ाने में। किसी किसी को आ सकता है, नो डाउट, मुझे नहीं आता। बट इसीलिए मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते थे मुझे आता ही नहीं है। मैथ्स नहीं, काफ़ी चीज़ें नहीं आती। तो बस यही दिखाने के लिए कि भाई नहीं आता है, देख लो, पढ़ा रहा हूँ मैं आज। तो ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले लोगों से दूर रहिए। अभी भी उनको डाउट होता है मैं मैथ्स कैसे पढ़ाने लगा, ये है वो। भाई खुद का देख लो ना, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है, तुम जो करो अपने लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पोटेंशियल जीडीपी इसी बारे में। पोटेंशियल जीडीपी इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट इज पॉसिबल और attainable while the economy is operating at the maximum resource using rate over a period. Potential GDP is theoretical, मतलब इसमें बेसिकली पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज इट्स मैक्सिमम लेवल। मतलब कि जब जितने भी, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ लेबर हैं और लैंड है, कैपिटल है, लैंड एंड कैपिटल जो भी है, इसका जब यूज, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसका यूज जब मैक्सिमम लेवल पे होगा तो क्या कहते हैं, इस ये हमको पोटेंशियल जीडीपी तक ले जाएगा। यही है बस, कि इसका यूज जब हम मैक्सिमम लेवल तक कर लेंगे तो हम इसको पोटेंशियल जीडीपी में जो जीडीपी अचीव की जा सकती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। मतलब जब सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, फुल्ली स्किल्ड हैं, और क्या कहते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास, तभी ऐसा हो सकता है। और अभी हमारे देश 2015-16 के हिसाब से अभी हमारे देश की पोटेंशियल जीडीपी 8 से 10% है। इसका जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है तब जीडीपी, जो जीडीपी होती है उसे पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। और चलिए, आप ये समझोगे, ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं, ये देख लीजिएगा। जो मैंने बताया वही है। आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे रिसेशन क्या होता है? रिसेशन, इसको हिंदी में मंदी बोलते हैं। हमने सुना होगा कि बाजार में मंदी आ गई, ऐसा ऐसा करके। तो जब बेसिक टेक्निकली रिसेशन इन इज इट डिफाइंड एज अ एट लीस्ट टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी आउटपुट या जीडीपी ग्रोथ। तो उसको हम लोग रिसेशन बोलेंगे जब जो लगातार क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ हमारी डाउन चली जाए, तो उसे रिसेशन बोल देंगे हम। रिसेशन मतलब मंदी। और इसी के बाद आ जाता है आपका स्लो डाउन। स्लो डाउन रिसेशन से बहुत लोग सेम समझ लेते हैं, स्लो डाउन रिसेशन से डिफरेंट है। जैसे कि स्लो डाउन का मतलब होता है जब जीडीपी गिर रही, जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रही हो बट स्टिल इन पॉजिटिव। जीडीपी ग्रोथ रेट घट रहा है बट अभी भी पॉजिटिव में है, तो उसको स्लो डाउन बोलेंगे। जैसे ही निगेटिव में हुआ तो रिसेशन हो जाएगा। बट लेकिन हाँ, उसके लिए भी एक बार नहीं, 2 बार जाना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में। यही होता है। और इन्फ्लेशन मतलब तो आपको पता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे व्हाट इज एन नॉमिनल। मतलब यहाँ पे हम 3 चीजों की बात कर रहे होंगे, और वो है नॉमिनल नॉमिनल पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी एंड रियल एक्सचेंज रेट। तो ये तीनों एक्सचेंज रेट्स हैं। पहले हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब इट इज अ रिलेटिव प्राइस बिटवीन टू कंट्रीज। इट इज अ रिलेटिव प्राइस बिटवीन टू कंट्रीज। इट इज अ रिलेटिव प्राइस।
जब दो कंट्री दिए, एक मान लीजिए इंडिया है, एक मान लीजिए यूएसए है, ये इंडिया है, यूएसए है, इसके दोनों बीच के जो मनी से करेंसी का कंपैरिजन होगा उसे ही हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। प्राइस ऑफ एन वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे कि अगर $1 के बराबर हमारा इस समय मान के चलिए 83 रुपए 30 पैसा ऐसे कुछ है, इतना हुआ, यही है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, NER जिसको हम बोलते हैं। या हमें ऐसे इस भांति भी लिखा जा सकता है ये, कि इसको जब हम रुपी इस रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1/83 करना पड़ेगा, 1/83.2। ये आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा $0.012 पर रुपीज। मतलब आपका $1 में इतने डॉलर बन रहे हैं, समझे आप लोग, आपका $1 में इतने डॉलर बन रहे हैं। तो यही है आपका NER। और ऐसे ही कई सारे एक्सचेंज रेट्स हैं, जैसे कि NER, RER, NEER एंड RER। नीर एंड रीर भी इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, बट अभी हम देखते हैं पहले ये। तो यही है आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब सीधी सी बात है, एक प्राइस की करेंट, एक एक कंट्री की जितनी भी करेंसी के वैल्यू है, उसको जब दूसरे से हम रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी, तो हम उसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मतलब $1 या एक एक रेनमिनबी कितने रुपीस का है, या एक यूरो कितने रुपीस का है, या एक दिरहम कितने रुपीस का है, यही चीज बस। आगे चलिए परचेजिंग पावर पैरिटी पे, PPP एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये है परचेजिंग के हिसाब से। जैसे आप कोई भी इंडियन गुड्स, मान लीजिए यहाँ पे आप पिज्जा ले लीजिए, पिज्जा आप एक ही गुड्स की बात कर रहे हैं हम, गुड की। यहाँ पिज्जा, ये इंडियन पिज्जा है, और एक पिज्जा ले लीजिए US का। इंडियन पिज्जा की प्राइस है ₹40, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, जाइए डोमिनोज में तो पता चलेगा। डोमिनोज मान लीजिए पिज्जा बना रही है, इंडिया में भी वही बना रही है, यूएस में भी वही बना रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का प्राइस सेम होगा, ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे, कि इन्फ्लेशन रेट कितना है दोनों कंट्री पे। तो इंडिया पे ₹40 लग रहा है, यहाँ पे $1 इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंडिया पे ₹40 लग रहा है, इंडिया इंडिया को वही सेम पिज्जा खरीदने के लिए ₹40 देना पड़ रहा है, यूएसए को वही पिज्जा खरीदने, यूएसए के सिटीजन को वही पिज्जा खरीदने के लिए $1 देना पड़ रहा है। तो आपका PPP एक्सचेंज रेट कितना होगा, PPP एक्सचेंज रेट, आपका PPP एक्सचेंज रेट हो रहा होगा यहाँ पे ₹40 पर डॉलर। बट ऐसे हम लिख तो सकते हैं, बट ऐसा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लिखने की है ब्रॉड का, ब्रॉड अपॉन डोमेस्टिक। ये प्राइस इसके इसके बीच का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली लिखेंगे डॉलर का। तो डॉलर कितने का हुआ, मतलब 1/40 कर दीजिए आप, 1/40 कर रहे होंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25, 0.025, 0.025 डॉलर पर रुपीज। आपका ₹1, मतलब यहाँ पे आपकी ये परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट है। मतलब यही सेम आपका परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी चीजें ₹40 में भारत में खरीद सकते हैं, वही वही चीजें यूएस में आप $1 की खरीद सकते हैं, और जो चीजें यूएस में $1 की खरीद सकते हैं, वही वही भारत में ₹40 की खरीद सकते हैं। यही आपका परचेजिंग पावर पैरिटी है। इसी को हमने और सिंप्लीफाई करके नीचे लिख दिया है 0.025 डॉलर पर रुपीज। आपको मतलब मान के चलिए कितना होगा, $0.025 देना पड़ेगा एक रुपए के लिए। मतलब कोई भी चीज जो यहाँ ₹1 की मिल रही है, वो वहां पे 0.025 की मिलेगी, सीधी सी बात है। तो हम आगे चल रहे होंगे। दिस implies that वट एवर ₹40 कैन परचेज इन इंडिया, वही सेम चीज हमको दूसरे देश में उतने $1 की मिलेगी। मतलब दूसरे देश में नहीं, मतलब जिस देश के साथ भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी यूएस लिए हैं तो हम यूएस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमको वहाँ $1 लिया था,
$1 के साथ ही $1 का मिलेगा वो चीज़ें। अब ये ऐसे डिराइव करी जैसे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पीपीपी, यही इसका फॉर्मूला है। पीपीपी कैन डिराइव्ड एज, आप नीचे देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ, पीपीपी कैन बी डिराइव्ड एज अब्रॉड प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस। तो यही है आपका पीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, और यही आपका इसमें आंसर आ रहा होगा, यही आपका फॉर्मूला बने, मतलब ये इस फॉर्मूले पे ये रखेंगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही गुड की बात की तो इसलिए ये आंसर आएगा। अनदर गुड के लेंगे या गुड ऑफ बास्केट या आइडेंटिकल गुड्स लेंगे जो सेम गुड्स हैं तो हम दूसरी चीज दूसरे वैल्यू निकाल रहे होंगे। आइडेंटिकल गुड्स मतलब कि सेम एक बास्केट में सेम गुड्स की कंपैरिजन दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में। तो हाँ, ये हम कब की बात कर रहे हैं जब आपका इन्फ्लेशन रेट थोड़ा मतलब कांस्टेंट है। इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट कब होगा? जब दोनों कंट्री के बीच में इन्फ्लेशन रेट सेम हो या जीरो हो, तभी दोनों कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट होगा, और ये नहीं अदरवाइज विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका ये क्या कहते हैं, पीपीपी चेंज हो जाएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इन्फ्लेशन रेट सेम नहीं है तो इन्फ्लेशन रेट सेम होना चाहिए, अदरवाइज इन्फ्लेशन रेट जीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली जीरो होगा तो भी सेम ही होगा, तो दोनों कंट्री का, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहते हैं इनकी, इसकी सेम है काफी लंबे तक समय सबसे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आ गया बीच में, अब वो डिपेंड करता है कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है। जैसे अमेरिका का इन्फ्लेशन इंडिया से ज्यादा है तो क्या कहते हैं उसमें, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा विद रिस्पेक्ट टाइम ये जो ₹40 का हम पिज्जा आज खरीद रहे हैं और वहाँ $1 का मिल रहा है, ये भी चेंज हो जाएगा एक दिन बाद कि यहाँ यहाँ $2 का पिज्जा मिलने लगेगा, हमारे यहाँ क्या पता ₹60 का पिज्जा मिलने लगे। 60, हाँ ₹60 का पिज्जा मिल, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है बट इनके यहाँ इन्फ्लेशन आ गया है काफी हद तक। तो यही बात है। अब आगे हम दूसरे स्लाइड में बात कर रहे होंगे आरईआर की, रियल एक्सचेंज रेट। व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट? इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स ऑन, हाँ, अब इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, थ्री एस्पेक्ट्स। नंबर वन, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो हमने पीछे बात की नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, डोमेस्टिक प्राइस, किसी भी गुड का डोमेस्टिक प्राइस, कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उसका हमारे घरेलू देश में कितना दाम लगाया गया है, कितना रेट है उसका। और तीसरी चीज है आपका अब्रॉड प्राइस। ब्रॉड प्राइस, इन तीनों के ऊपर ये डिपेंड करता है, या ये दोनों इन तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे भी हम बोल सकते हैं। और ये इसी से ये पता चलती है ट्रेड कम्पिटिटिवनेस क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसको हम ऐसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं, आर ई आर इक्वल टू डोमेस्टिक प्राइस इंटू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। वही नॉमिनल एक्सचेंज रेट वही होगा हर बार, जो मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक्चुअली में चेंज होता रहता है पर सेकेंड, तो जो भी होगा वो हम ले लेंगे उस समय के लिए कैलकुलेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता बट पॉइंट में इधर उधर होता रहता है हरदम। अब यहाँ पे अब्रॉड प्राइस, किसी भी चीज़ का अब्रॉड प्राइस हो। अब डोमेस्टिक प्राइस क्या था, मान लीजिए अब हम अभी जो हमने पिछला पिछला एग्जाम्पल लिया था पिज्ज़ा का, वही ले लेते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए। पिज्ज़ा का डोमेस्टिक प्राइस कितना था? पिज्ज़ा का डोमेस्टिक प्राइस था ₹40। भारत देश में ₹40 का पिज्ज़ा मिल रहा था भैया, खिला खिला के पिज्ज़ा। एनईआर, एनईआर कितना था हमारे देश का नॉमिनल एक्सचेंज रेट? आपको याद है पिछले मैंने स्लाइड में बात किया था, उसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट था 0.012। ये हम इसलिए लिख रहे, मतलब एक्चुअली इस तरह था ना, ₹83 30 प्रति डॉलर। लेकिन ये फॉर्मूला लिखना उल्टा हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारी डॉलर पर रुपीज है, मतलब डॉलर पर रुपीज अब्रॉड अपॉन क्या कहते हैं डोमेस्टिक की बात होती है, अब्रॉड अपॉन डोमेस्टिक की बात होती है तो वही ये आ जाएगा। जब आप 1/83 कर देंगे तो 0.012 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये मतलब ये 0.012 डॉलर है पर रुपीज, ₹1 में $0.012 होता है अब्रॉड प्राइस। उसी चीज का अब्रॉड प्राइस $1 था, उसी चीज मतलब उसी पिज्जा का। तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, चलो
बार चौक 48, 0.48, आपका 0.48 RER आ जाएगा, परसेंटेज मिलेगा RER का, ये आएगा 0.48 RER। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारे देश का रियल एक्सचेंज रेट 0.48 है। तो ऐसा ही हम क्या कहते हैं RER कैलकुलेट करते हैं। इफ द हाँ कम्पिटिटिवनेस, मैंने आपको बोला था कम्पिटिटिवनेस की बात करूंगा मैं। व्हाट इज ट्रेड कम्पिटिटिवनेस? ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रेड कम्पिटिटिव मतलब मीन्स मतलब if a country's currency, if any country's currency is appreciating, that means its competitiveness is decreasing, its trade competitiveness is decreasing। मतलब कि जब किसी कंट्री, किसी देश की करेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है या एप्रिशिएट कर रही है, मतलब उसकी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये तब होगा जब उस कंट्री के पैसे से कोई ज्यादा ट्रेड कर ले या कोई ज्यादा उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज में, उस एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में उसको ज्यादा खरीद ले, या तो किसी देश में टूरिस्ट ज्यादा आ जाए, कई सारी चीजें हैं वेरी कर मतलब मैटर करती हैं। किसी भी तरह से किसी भी कंट्री की वो इंक्रीज हो जाए, क्या कंट्री की करेंसी की वैल्यू, तो उसको अप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद क्या आपको लगता है ट्रेड कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगा? कंपेटिटिव मतलब साथ में कि कंपटीशन, दोनों दो किसी भी चीज का कंपटीशन, जैसे गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उसके बिकने का, उसके ज्यादा सेल होने का कंपटीशन क्या ज्यादा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हर जब वो बढ़ जाएगा तो चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई सेम है ना। अगर हम ऐसे बोले डिमांड एंड सप्लाई भी सेम नहीं है, डिमांड भी साथ में बढ़ रही, सॉरी डिमांड घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी। बट हमारी क्या कहते हैं, अगर डिमांड सप्लाई कांस्टेंट जैसे थी पहले, बट रुपए की, अरे किसी भी कंट्री की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, कंट्री की वैल्यू, कंट्री की पैसे की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है, तो क्या कहते हैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेटिवनेस घट रही है। क्यों? क्योंकि जब उसकी चीजों की प्राइस महंगी हो जाएगी, क्योंकि पैसा की वैल्यू उड़ गई, जब करेंसी की वैल्यू उड़ गई, करेंसी की वैल्यू उठने से क्या होगा कि चीजों की प्राइस भी अब चली जाएगी साथ में। अब जब चली जाएगी तो इसका मतलब वो हमारा पर कैपिटा इनकम तो बढ़ा नहीं, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, तो इंसान के पास कमाई तो उतनी आ रही है, जब कमाई उतनी आ रही है तो खर्चा कैसे करेगा? खर्चा नहीं कर पा रहा है। जो चीज़ आज 10 रुपए की मिलती थी या $10 की मिलेगी वहां कहीं पे भी, वो आज $25 की मिलेगी, तो इंसान खरीदना बंद कर देगा, खरीदना बंद कर देगा तो कॉम्पिटेटिवनेस खत्म हो जाएगी। यही बात हो रही है बस, जैसे जैसे रुपए की वैल्यू, अरे किसी भी कंट्री की वैल्यू, कंट्री की करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, वैसे वैसे कॉम्पिटेटिवनेस घट जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड